स्वागत है आप लोगों का संपुष्टि मैथमेटिक्स में। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो मेनली गाइस आज हम लोग क्या करने वाले, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को करेंगे और उसे ठीक है, उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सो गाइस कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि अगर मान लो चार्ज है, ठीक है, बॉडी में यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, समझ रहे हो। तो मान लो ये मेरा फोन है, ठीक है गाइस, लुक एट माय फोन। ठीक है, अगर मान लो एक प्लस साइन है, मतलब एक्चुअली चार्ज है, कहीं एक जगह इकट्ठा नहीं है, जो चार्ज है हर जगह इक्वली मतलब कि बटा हुआ है। ठीक है, तो हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो इन कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ बॉडी। ओके, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यार देखो ना, हो सकता है कि मेरे पास एक सिंपल रॉड है ना, मेरे पास सिंपल एक रॉड है जिसकी लेंथ L है, मैं मान लेता हूँ। ठीक है, और इस पे टोटल चार्ज क्यों है, मतलब मान लो प्लस 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 है, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर टोटल प्लस मतलब टोटल जो चार्ज है वो क्यों है, माइनस भी हो सकता है। ठीक है, बढ़िया। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे डिफाइन करते हैं, ये कहा जाता है इट इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। इट इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मान लो टोटल लेंथ L में दोस्तों चार्ज क्यों है, देखो तुम ऐसे भी समझो, टोटल लेंथ L में चार्ज क्यों है, तो वन लेंथ में, यूनिट लेंथ में, यूनिट या वन कह लो आप, यूनिट लेंथ में क्या हो जाएगा, L वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। इज इट? सो क्यू बाय L को ही आप क्या कहते हो, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हो, चार्ज पर यूनिट लेंथ। कि अगर टोटल लेंथ L में है ना, क्यों चार्ज है, तो 1 सेंटीमीटर है, 1 मीटर में कितना होगा, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। क्लियर है, इसे हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। अच्छा, इसका SI यूनिट क्या होगा, चार्ज का कूलम होता है दोस्तों, और लेंथ का क्या होगा, मीटर। सो कूलम पर मीटर इसका क्या है, SI यूनिट है। सेकेंड आता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अब सपोज मेरे पास एक रॉड नहीं है, ठीक है, मेरे पास सपोज एक मतलब कि रेक्टेंगुलर शीट है या वट एवर, ठीक है, रेक्टेंगुलर या पैरेललोग्राम टाइप का शीट है, या सपोज रेक्टेंगुलर शीट है दोस्तों। ठीक है, इसका एरिया मैं कह रहा हूँ A है, और इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सपोज कैपिटल Q। ओके, सो टोटल एरिया A में कैपिटल Q चार्ज है, क्यों चार्ज है, तो यूनिट एरिया में अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर की अगर मैं बात करता हूं तो कितना चार्ज होगा, तो टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया डिवाइड करेंगे आप, और इसी को आप क्या कह देते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। इट में चार्ज बाय एरिया, चार्ज बाय एरिया। गुड, इज दिस क्लियर? ठीक है, अच्छा, इसका SI यूनिट क्या होने वाला है, इसका SI यूनिट होगा दोस्तों, चार्ज कूलम में होता है और एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, तो ये इसका SI यूनिट है। थर्ड आता है हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एक और मैं आपको एग्जांपल ले सकता हूं। ये मैंने रेक्टेंगुलर शीट का एग्जांपल लिया दोस्तों। सपोज मैं एक स्फीयर लेता हूं, सपोज आई टूक अ स्फीयर, पर जो स्फीयर में चार्जेस है वो सिर्फ सरफेस पे है, इसके अंदर नहीं है। ठीक है, हॉलो मेटल है, सपोज हॉलो मेटेलिक स्फीयर है। हॉलो मेटेलिक स्फीयर के केस में क्या होता है कि सारे चार्जेस सरफेस पे रिजाइड करते हैं। ठीक है ना, अंदर नहीं होता है क्योंकि अंदर मास ही नहीं है। ऐसे सपोज करो हॉलो है ना, अंदर से तो मास नहीं, तो वहां चार्ज कैसे आएगा। ठीक है, तो यहां का जो चार्ज है सिर्फ सरफेस पे है। ठीक है, तो इसका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा,
या सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं इसको। तो सपोज टोटल चार्ज क्यों है, क्यों, और इसका रेडियस आर है, तो दोस्तों इसका एरिया क्या आएगा, कोई मुझे बताएगा? सरफेस एरिया ये होगा 4πr²। क्लियर है? यहाँ पे सिर्फ जो चार्जेस थे वो सरफेस पे थे, ठीक है। अब आता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब सपोज मैं एक स्फीयर बनाता हूं दोस्तों, ठीक है, मैं 3D में बनाने की कोशिश कर रहा हूं इसे, ओके, ठीक है। तो चार्जेस स्फीयर में तो है, इसमें कोई मतलब स्फीयर के सरफेस में इसका कोई शक नहीं है, पर अंदर भी है, पहले अंदर नहीं था, ठीक है। अब वॉल्यूम के अंदर भी है, टोटल चार्ज क्यू है और टोटल वॉल्यूम सपोज V है, तो इसका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? चार्ज बाय वॉल्यूम, चार्ज बाय वॉल्यूम, Q बाय V, ठीक। इसे रो से डिनोट करते हैं और इसका SI यूनिट क्या होगा? चार्ज का कूलम होता है और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आ रहा है, ओके, बहुत बढ़िया। मित्रों, हम फ्लक्स के आइडिया में बढ़े उससे पहले बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम एरिया वेक्टर को समझ लें। क्या आपको पता है कि एरिया एक वेक्टर है? यस, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और इसका डायरेक्शन क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है, ओके। अभी मैंने सपोज यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शीट लिया था, तो मैं दोबारा ले लेता हूँ, इसे बना लेता हूँ, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर शीट है, ये एरिया ए है, तो एरिया ए है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? ध्यान देना, एक हमें यहाँ से एक नॉर्मल वेक्टर निकालना होता है जो एरिया के सरफेस से परपेंडिकुलर हो, जो प्लेन ऑफ एरिया से क्या हो? परपेंडिकुलर हो, वो एरिया वेक्टर कहलाता है। इट मीन्स मोबाइल का, देखिए इधर इस मोबाइल सरफेस, क्लियर है, इस मोबाइल का सरफेस है, या ऐसे देखिए आप इसको, ठीक है। अगर मैं सिंपल इसके एरिया की बात करता हूं, ठीक है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन ये है, नहीं, ना तो ऐसा है ना तो ऐसा है, पर इसका डायरेक्शन एक ऐसा वेक्टर है जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो एक्चुअली में अगर ये एरिया है तो इसका वेक्टर इधर को होगा, क्लियर है इस, आई होप आपको दिख रहा है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये इसका एरिया है तो ये इसका एरिया वेक्टर होगा जो प्लेन के परपेंडिकुलर हो, जो प्लेन के क्या हो? परपेंडिकुलर हो, क्लियर इज। सपोज आई टेक एनी सरफेस, सपोज आई टेक एनी कर्व, फॉर एग्जांपल दैट टाइप ऑफ कर्व, ओके, ओके, ठीक है। देन इसका एरिया वेक्टर कहाँ को होगा? इसका एरिया वेक्टर यहां से आपको परपेंडिकुलर नॉर्मल खींचना होगा, ये हमेशा 90 एंगल बनता है प्लेन और इसके बीच का, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा है, इज दिस क्लियर? ठीक है, बहुत बढ़िया। ना आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। सो सीबीएसई में भर भर के क्वेश्चन आते हैं भाई इसके ऊपर, जेई में भी भर भर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। दोस्तों फ्लक्स पता है किसको कहते हैं? फ्लक्स बहाव को कहता है, ठीक है, फ्लक्स सिंपल। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखो पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं, क्या कहता है डेफिनेशन? कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is a measure of number of electric field lines crossing this area। कहने का मतलब है दोस्तों कि पहली बात तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आप इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहीं पे डिफाइन करोगे, ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वहां पे आप डिफाइन करोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अबे डिफाइन कैसे होता है? ठीक है,
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया जाता है, इट इज मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस एरिया। दोस्तों सपोज आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई है यहां पे, ठीक है, ओके, यहां एक आपने एरिया मतलब सपोज एक आपने यहां पे दोस्तों प्लेन रखा है, इट मीन्स कोई जिसका एरिया ए है, ठीक है, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया ए है, क्लियर एसेस, कितना एरिया है, इसका एरिया ए है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इस पर्टिकुलर एरिया से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो पा रहे हैं उसी के मेजर को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो ना, मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, अच्छे से समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ जी, अच्छा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ यहां पे, अच्छा सपोज मैं इसको ए ना मान के डेल्टा ए मानता हूं, चलेगा? डेल्टा ए मैं मान रहा हूं कि बहुत ज्यादा एरिया नहीं है, एरिया मतलब छोटा ही है, ठीक है, एरिया मैंने कितना लिया, छोटा ही लिया, क्लियर है इसे। अच्छा यहां देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर छोटा एरिया है तो इसका छोटे एरिया के थ्रू फ्लक्स भी तो छोटा ही पास होगा, तो डेल्टा फाई, और डेल्टा फाई किस किस पे डिपेंड करेगा? मुझे एक बात बताओ, क्या डेल्टा फाई डेल्टा ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर मैं एरिया बहुत बड़ा लेता हूं तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगे। सपोज यहां मैंने यहां पे एरिया ही बहुत छोटा ले लिया तो फ्लक्स किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, ऑब्वियस है इसका ज्यादा है, बड़े वाले का ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि बड़े वाले में ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो पाएंगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहली बात तो एरिया पे डिपेंड करता है जिस सरफेस का आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हो, और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है। अब मुझे एक बात बताओ, एक कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो काफी मतलब बहुत ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ हाई है, और हाई स्ट्रेंथ को क्लोज लाइन से दिखाते हैं। तो अगर मैं सेम एरिया बनाऊं यहां पे, तो ऑब्वियस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पे ज्यादा है, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करेगा। यहां तक तो कुछ बातें हमें समझ आ रही है, यहां तक हमें कुछ बातें समझ आ रही है, ठीक है दोस्तों, बढ़िया, बहुत बढ़िया, यानी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक एक चीज को समझेंगे। यानी मैं कह सकता हूं डेल्टा फाई, ठीक है, ई डेल्टा ए के इक्वल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख देते हैं, अभी कोई बात नहीं, ई डेल्टा है, ठीक है, या डेल्टा एस मान लो, आपकी मर्जी है। क्या किसी और पे डिपेंड करता है क्या? देखो, क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी और पे डिपेंड करता है? यस, यहां पे एक चीज नोट करेंगे कि ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है। अगर मैं डेल्टा एक सेम एरिया को, सेम प्लेन को, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका ओरिएंटेशन चेंज कर देता हूं, सपोज ओरिएंटेशन ही चेंज कर देता हूं, अब कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो पा रहे हैं? यहां पे सिर्फ 1 2 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो पा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फर्स्ट केस का ज्यादा है या सेकंड केस का? ऑब्वियस है फर्स्ट केस का। तो ओरिएंटेशन में भी डिपेंड करता है दोस्तों, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? ओरिएंटेशन में भी डिपेंड करता है यहां पे। इज दिस क्लियर? यहां मैं और क्लियरिटी के साथ यहां पे मैं आपको बना के दिखाना चाहूंगा, ओके। अच्छा, इस सरफेस का जो नॉर्मल एरिया वेक्टर है वो कहां को है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में।
इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है और इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर भी इधर को आ रहा है। पता ना नॉर्मल वेक्टर मैंने अभी बताया कि प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर दोस्तों प्लेन इधर ऐसा है तो इसका परपेंडिकुलर एक वेक्टर बताओ ऐसा ही होगा, है नहीं दोस्तों? अगर ये प्लेन है तो इसका नॉर्मल वेक्टर तो इधर को ही होगा, है या नहीं? ठीक है, प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर या नॉर्मल वेक्टर। क्लियर है इसे? ठीक है, तो यहां पे देखो इसका, अब यहां देखिए यहां पे जो एंगल था, यहां पे एंगल, चलो मैं अगर थीटा कह दूं, यहां पे थीटा 0 डिग्री था और फाई मैक्सिमम था। फ्लक्स यहां पे फर्स्ट केस में मैक्सिमम था, पर यहां पे काफी कम हो गया, फ्लक्स घट गया। तो यहां पे अगर मैं नॉर्मल बनाऊं तो दोस्तों नॉर्मल इधर बनेगा, इधर को प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। एरिया वेक्टर कह लो या नॉर्मल वेक्टर कह लो, एन से डिनोट कर लो या ए से डिनोट कर लो, मर्जी आपकी। ए कैप से भी आप डिनोट कर सकते हो या एन कैप, इट्स योर चॉइस। आप यहां पे देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। अब एंगल यहां पे 0 नहीं है, एंगल सपोज से थीटा है। सपोज आई टेक अनदर सिनेरियो, ठीक है, मैं एक और सिनेरियो लेता हूं जिसमें बिल्कुल ही, अब यहां देखना, ओके, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में था इलेक्ट्रिक फील्ड, और ठीक है दोस्तों प्लेन ऐसे था, पहले तो बिल्कुल ही थीटा 0 था, फिर थीटा थोड़ा कम हुआ, ठीक है। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में है और मैं प्लेन को भी सेम डायरेक्शन में ले लेता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच 90 का एंगल बन जाएगा। तो मुझे एक थोड़ा विजुलाइज करके बताओ, इधर आगे पेज है क्या? बिल्कुल ठीक, आगे विजुलाइज करके बताइए कि सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन, मैंने कुछ ली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पर मैं अब एरिया वेक्टर को कुछ ऐसा बनाता हूं, ठीक। तो अब आप कहेंगे कि यहां से तो एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो ही नहीं रहा है, क्योंकि इस केस में देखना इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इधर को होगा, और इस केस में जो थीटा है वो क्या है, 90 डिग्री है, और इस केस में फ्लक्स 0 है। फ्लक्स क्या होता था? फ्लक्स होता था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया, और इस एरिया से, इस प्लेन से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर ही नहीं रहा है, ठीक है। जब थीटा 90 है तो फ्लक्स 0 है, जब थीटा 0 है तो फ्लक्स मैक्सिमम है। तो ऐसा कोई फंक्शन पता है क्या आपको? बिल्कुल ठीक, कॉस, आपको पता है कि कॉस होता है ऐसा, ए डेल्टा ए कॉस थीटा डिग्री। तो फ्लक्स, ठीक है दोस्तों, फ्लक्स 3 चीजों पे डिपेंड करता है। फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है, एरिया वेक्टर पे भी डिपेंड करता है, और उन दोनों के एंगल पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो वेक्टर फॉर्म में, मतलब वैसे तो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, मैंने यहां कहीं लिखा होगा, अच्छा यहां कहीं लिखा नहीं गया, ओ माय गॉड, शायद मैं लिखना भूल गया गाइस, कोई बात नहीं। यहां पे देखो, पहली बात तो इट्स अ स्केलर, इट्स अ स्केलर, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। पर क्या मैं इसको डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिख सकता हूं? क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज को आप डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हो, बिल्कुल ठीक, ए डॉट डेल्टा ए। और देखो मैंने डेल्टा ए के ऊपर भी एरिया वेक्टर, मतलब वेक्टर का साइन लगाया है, क्योंकि एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। एरिया वेक्टर कहां को होता है? प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है इसे? तो फ्लक्स 3 चीजों पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड, एरिया बड़ा या छोटा है, और ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है, और कोसाइन, ओरिएंटेशन मतलब एंगल पे डिपेंड करता है, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। और थीटा क्या है दोस्तों? थीटा है एंगल बिटवीन ई एंड ए वेक्टर, ठीक है, इससे एन कैप को या ए वेक्टर को। क्लियर है इसे? बहुत बढ़िया, अच्छा बहुत बढ़िया। अब देखो, अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। जो फ्लक्स है दोस्तों,
पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। फ्लक्स पॉजिटिव कैसे होगा देखो। अच्छा, डेल्टा फाई किसके इक्वल था अभी? डेल्टा फाई था ए डेल्टा ए कॉस थीटा। अच्छा, जीरो और जीरो की बात करते हैं, जीरो कब होगा? ठीक है, फर्स्ट केस जीरो कब होगा? जीरो तब होगा जब थीटा 90 डिग्री होगा, और क्योंकि कॉस 90 कितना होता है? कॉस 90 डिग्री जीरो होता है। इस वाले केस में देखो, जैसे ही ऊपर जो डायग्राम बनाया मैंने, इस वाले केस में एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रहा है सरफेस से। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही सरफेस से पास नहीं हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स काहे का, है ना? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे एंगल क्या है? 90 डिग्री है। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन फ्लक्स इज जीरो। ओके, पॉजिटिव कब होगा ये देखते हैं। तो दोस्तों कॉस पॉजिटिव कब होगा? When theta is less than 90 degree and greater than 0 degree, क्योंकि cos उस केस में पॉजिटिव होगा। दोस्तों cos फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। तो पहली बात, अगर दोस्तों एंगल 90 से कम है, ठीक है, तब तो cos क्या होगा? cos पॉजिटिव होगा। ऐसा क्यों? यहाँ पे देखिए, जैसे कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर को जा रही है, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसा एरिया है, इस केस में एरिया वेक्टर इधर को जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर को जा रहा है। तो जो इस केस में जो थीटा है दोस्तों, इस केस में थीटा लेस देन 90 है और इस केस में कॉस पॉजिटिव होगा, इसलिए डेल्टा फाई या फाई भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इज दिस क्लियर? क्लियर है गाइस? बहुत बढ़िया। अच्छा, आगे पेज नहीं है क्या? ओह माय गॉड, आगे पेज नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, मैं जो नेगेटिव वाला केस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर मैं मिटो दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा। नेगेटिव वाला केस पेज है क्या? नहीं है। तो सी वाला पार्ट देखिए कि फ्लक्स नेगेटिव कब होगा? When theta will be greater than 90 degree. Yes, जब एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा। क्या किसी सिनेरियो में हो सकता है ऐसा? बिल्कुल हो सकता है। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर को ही है, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज सेम, बट सपोज नाउ आई टेक एरिया वेक्टर लाइक दिस, लाइक okay, no, like this. Yes, this is our area. Okay, suppose तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ये है दोस्तों, और नॉर्मल का डायरेक्शन सपोज इधर है। तो नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का एंगल क्या हो गया? ये जो थीटा है ऑब्वियस है, ये वाला थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है। क्योंकि ग्रेटर देन 90 डिग्री है, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट पे चला गया और कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट पे, यानी कॉस ऑफ एनी एंगल विच लाई ऑन सेकंड क्वाड्रेंट इज नेगेटिव। क्लियर है इस? ओके, तो इसलिए डेल्टा फाई भी क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। सो ध्यान देना, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इज दिस क्लियर? ठीक है, जब थीटा जीरो के इक्वल होगा। अच्छा, मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा जीरो के इक्वल हो। ठीक है, फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा जीरो के इक्वल हो। पर जीरो कब होगा? जब थीटा 90 के इक्वल हो। पॉजिटिव कब होगा? जब थीटा एक्यूट हो, यानी लेस देन 90 हो। ठीक है दोस्तों, और नेगेटिव कब होगा? जब थीटा ऑब्ट्यूज हो या ग्रेटर देन 90 डिग्री हो। आई होप आपको समझ आ रहा है। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। To calculate total electric flux through a given surface, हमने एक छोटे से सरफेस के थ्रू देखा, ठीक है, छोटे से, अगर मान लो कि एक बहुत बड़ा सरफेस है, उसका मैंने छोटा ही सरफेस लिया, डेल्टा ई, तो इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है, ओके, तो उसके थ्रू जो फ्लक्स होगा वो डेल्टा फाई किसके इक्वल था?
ई डेल्टा ए कॉस ऑफ थीटा। बट सपोज एरिया बहुत ज्यादा छोटा है, यानी डेल्टा ए अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो क्या मैं डेल्टा ए को डी ए से रिप्लेस कर सकता हूं और डेल्टा फाई को डी फाई से? तो डी फाई किसके इक्वल होगा? ये डी ए कॉस थीटा। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां देखिए, ठीक है, क्योंकि सपोज मैं एरिया बहुत ज्यादा छोटा ले लेता हूं, कुछ इतना छोटा एरिया लिया मैंने, ठीक है, डी। अच्छा, तो ये तो अभी भी डी फाई इस छोटे एरिया के थ्रू, इट मीन्स मान लो यहाँ पे कोई बड़ा सरफेस है, ठीक है, तो मैं क्या काम करूंगा, मैंने एक छोटा सरफेस ले लूंगा, छोटा सरफेस उसका डी ए ले लूंगा और वहां से डी फाई निकाल लूंगा और कर दो अगर मैं इसको इंटेग्रेट डी फाई को, तो आ जाता है मेरे पास फाई। फाई ई से भी डिनोट करते हैं इसको, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इसको मैं कर दूंगा इंटीग्रेट ई डी ए कॉस थीटा। दोस्तों यहां क्लोज इंटीग्रल आता है, क्लियर है इस? ना एक स्पेशल केस देखो, तो ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया फ्लक्स का, व्हेन ई और थीटा दोनों ही कांस्टेंट है सपोज, तो उस केस में क्या होगा, ई बाहर आ जाएगा, कॉस थीटा बाहर आ जाएगा और डी ए होगा। और दोस्तों डी ए किसके इक्वल हो जाएगा? डी ए तो सिंपल ए के इक्वल हो जाएगा, है ना। डी ए का इंटीग्रेशन जैसे डी एक्स का एक्स हो जाता है ना, तो सिमिलरली डी ए का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, तो ए ए कॉस थीटा। तो हर तरीके से क्वेश्चन को टैकल करना आना चाहिए आप लोगों को। अब यार टेंशन ना लो, आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, सो उससे पहले, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसके अगर मैं यूनिट्स की बात करता हूं दोस्तों, तो यूनिट क्या होगा? अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अभी हमने देखा इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए भी लिख सकते हो आप, और इसे आप कैसे लिख सकते हो? ई डी ए कॉस थीटा। बढ़िया, गुड। तो मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर, है ना। कॉस तो यार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो यूनिट लेस होते हैं, तो इसका जो एसआई यूनिट आ गया दोस्तों, ये आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका डायमेंशन क्या होगा? इसका डायमेंशन भी देखना जरूरी है भाई, ठीक है। तो अच्छा, देखो न्यूटन पर कूलम, या आप कह लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है? एफ बाई क्यू। तो फोर्स का क्या होता है? फोर्स का होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो m1 l1 t-2, ठीक है, बहुत बढ़िया, इनटू एरिया का यानी मीटर स्क्वायर का L2 होगा। और चार्ज का क्या होता है दोस्तों चार्ज का सी नहीं होता है, ध्यान देना, चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, फंडामेंटल क्वांटिटी करंट है, और करंट अगर Q बाई टी होता है तो आप चार्ज को करंट के फॉर्म में लिखोगे IT, और करंट एम्पियर A से डिनोट करते हैं, और T टाइम है तो कैपिटल T से डिनोट करोगे आप। इज दिस क्लियर? सो क्योंकि कूलम नीचे है या फिर तो नीचे है, तो इसे नीचे लिख दो AT, और जब आप इसे सॉल्व आउट करेंगे तो m1 L3 पावर देखो A1 और +2 3 T -2 ऑलरेडी है दोस्तों, एक +1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, यानी -2 -1 -3 A -1, ठीक है। ये आपका एक क्या आ गया? डायमेंशन आ गया। इज दिस क्लियर? गुड, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन गाइस, लेट्स मूव ऑन क्वेश्चंस। ओके, बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन दोस्तों, भर भर के क्वेश्चन आते हैं, और वन ऑफ द बेस्ट वे कंसेप्ट को समझने का बाय न्यूमेरिकल्स। थ्योरी पढ़ा आपने, कोई फायदा नहीं, फॉर्मूला रट्टा मार के चले जाओ, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे अगर पहले आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है, मैं क्वेश्चन छाट के लाता हूँ, देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह, है ना, बहुत मेहनत लगता है, मतलब कि अपने पढ़ाई के साथ आप लोगों का देखना,
ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मैं वादा करता हूँ कि आपका एक एक डाउट अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं क्लियर करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिलहाल इस क्वेश्चन को निपटाते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, 3 × 10⁻³ आई कैप दिया हुआ है दोस्तों। आई कैप का मतलब क्या है कि एक्स डायरेक्शन में, थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन्स। सिमिलर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सीबीएसई में आया हुआ है। सिमिलर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सीबीएसई में सिमिलर क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है। तो पहले तो देखो इधर, अच्छा अगर मान लो अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सेस यहां से बनाने की कोशिश करता हूं दोस्तों, एक्स वाई जेड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई कैप है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कुछ इधर है। ठीक है दोस्तों, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, चलो मैं अभी ऐसे बना देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। आई कैप है, मुझे कैसे पता लगा? देखो 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। आई कैप एक्स डायरेक्शन को दिखाता है, जे कैप वाई को और ए कैप जेड को। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स के डायरेक्शन में, थ्रू अ क्यूब ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी दोस्तों एक क्यूब है, एक क्या है? क्यूब है जिसका साइड 20 सेंटीमीटर है। चलो ठीक है भाई, एक मैं क्यूब सपोज यहां बना लेता हूं। ओके, इट शुड बी डॉटेड, इट शुड बी डॉटेड। ठीक है, क्यूब बनाया दोस्तों। देखो इसके फेसेस कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल है। यानी मतलब क्या है? मतलब कि देखो ये एक्स वाई जेड, ठीक है, जो मैंने क्यूब रखा, कोई क्यूब है क्या मेरे पास? कोई क्यूब नहीं है। ओके, मेरे पास कोई क्यूब नहीं है। 2 मिनट, इसे देखिए। सपोज ये क्यूब तो नहीं है, क्यूबॉइड है, बट सी मैंने इस तरीके से रखा है कि इसके फेसेस पैरेलल है। इसका मतलब क्या है कि जो इसका फेस है दोस्तों, ठीक है, एक्स से वाई जेड प्लेन है, ऐसे रखा हुआ है, या ऐसे समझो इस चीज को, ये पैरेलल है। ये वाला फेस वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, ये वाला फेस वाई एक्स प्लेन के पैरेलल है। ठीक है, और ये वाला फेस यहाँ पे एक्स जेड प्लेन के क्या है? पैरेलल है। क्लियर है इस? ठीक है, बढ़िया। तो अच्छा नेट फ्लक्स पूछा है, पूरे क्यूब के थ्रू फ्लक्स क्या होगा? पूरे क्यूब के थ्रू फ्लक्स क्या होगा? ठीक है, तो दोस्तों हम फेसेस का देख लेते हैं। और देखो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो पहले आप फेसेस का निकालो। किसका निकालो? फेसेस का। तो मैं हल्का सा यहाँ पे देखो कलर चेंज करूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, इधर को है दोस्तों। पूरे फील्ड के साथ करना है अपन को, क्वेश्चन को रट्टा नहीं मार के जाना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन है। ठीक है, अब मैं एरिया वेक्टर भी तो बनाना जरूरी है बहुत ज्यादा। अच्छा इस वाले फेस का अगर मैं टॉप फेस का देखूं, टॉप फेस का अगर मैं टॉप फेस का देखूं तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इधर को होगा, ए कैप या एन कैप कह लो। तो यहाँ पे तो चलो टॉप फेस का तो 90 डिग्री हो गया। सेम डाउन फेस का भी एरिया वेक्टर नीचे को होगा दोस्तों, यहाँ भी 90 डिग्री हो गया। ए कैप कहना वो है N1 A1 कैप A2 कैप कह लो आप, A1 कैप A2 कैप, क्योंकि भाई A1 कैप इक्वल कैसे हो सकता है? वेक्टर है, डायरेक्शन तो अलग है ना उनका। दूसरा एक और चीज आप नोट करो कि फ्रंट वाला जो फेस है ना, फ्रंट वाला फेस देखो दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इधर को जा रहा है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर को जा रहा है, क्लियर है? जो टॉप का है ना, टॉप का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और टॉप इसका नॉर्मल इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर, तो 90 का एंगल। सेम नीचे का भी सीन है। अब फ्रंट का भी तो, यहाँ का भी तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है और इसका नॉर्मल एरिया मतलब एरिया, इसका एरिया वेक्टर इधर को है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को, ये एक्स डायरेक्शन में, पर नॉर्मल इधर को होगा। सेम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, नॉर्मल इधर को होगा। तो अगर मैं इसे A3 दूं पीछे वाले को, चलो मैं थर्ड फेस दे देता हूँ, इसे थर्ड फेस दे देता हूँ, ऊपर वाले को फर्स्ट फेस दे देता हूँ, सेकेंड नीचे वाले को सेकंड फेस दे देता हूँ दोस्तों।
और फ्रंट वाले को फोर्थ फेस दे रहा हूं मैं, फ्रंट वाले को फोर्थ। तो जो फ्रंट से आएगा, चाहे मैं अगर बात करूं A3 की, मतलब A कैप 3 या A कैप 4, या मतलब इस मैं फ्रंट वाले की बात कर रहा हूं, ये तो बैक वाला था, अब मैं फ्रंट वाले की बात कर रहा हूं। फ्रंट वाले को देखो, फ्रंट वाले को, तो A4 कैप। तो ध्यान से समझो कि इन सब में थीटा 90 डिग्री है, तो इनका फ्लक्स तो जीरो होगा, ठीक है। पर अब अगर मैं इसको, अब देखना, तो अब कौन कौन से फेसेस बचे, फेस एक ये बचा, दूसरा ये बचा, ठीक है। अब यहां पे देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, पर इसका नॉर्मल वेक्टर इधर होगा, एरिया वेक्टर इधर होगा। तो यहां देखना, अगर मैं यहां पे A5 वेक्टर इधर को होगा और A6 वेक्टर अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, A कैप 6। तो क्या आप कह सकते हैं जो फाई नेट होगा वो क्या होगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 प्लस φ5 प्लस φ6। और दोस्तों फाई किसके इक्वल होता है, फाई होता है EA cos थीटा। यार देखो 1 2 3 4 EA cos 0 डिग्री, EA cos 0 डिग्री, ओ cos 0 कह रहा हूं, cos 90 डिग्री, आई एम सो सॉरी गाइस। देखो ना यार, यहाँ 90 बन रहा था, A1 कैप देखो, A1 कैप ऊपर को जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जा रहा है, तो 90 एंगल है। तो सेम φ2 भी EA cos 90 डिग्री है, φ3 भी EA cos 90 डिग्री है, ठीक है। और φ4 भी EA cos 90 डिग्री है। बट φ5 क्या है, EA cos 180 डिग्री है दोस्तों। 180 क्यों, क्योंकि यहां देखो A5 इधर को है, A5 क्या, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर को है, ठीक है। तो 180 का एंगल है। पर φ6 के बारे में देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर भी इधर ही है, यानी EA cos 0 डिग्री हो गया। पहली बात भाई, cos 90 तो जीरो होता है, तो ये सारे जीरो के इक्वल हो गए, ये सारे जीरो के इक्वल हो गए, सारे जीरो के इक्वल हो गए। और दोस्तों cos 180, ध्यान देना, cos 180 होता है -1 दोस्तों, cos 180 होता है -1। तो यहां देखो EA cos 180 की जगह -1 लिख सकता हूं, और यहां पे EA cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री होता है 1, तो यहां से क्या हो गया, -EA प्लस EA, और कैंसिलेशन होके क्या दे रहा है, 0 आंसर दे रहा है, ठीक है। दोस्तों मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम गॉसेस थ्योरम को पढ़ेंगे, जो फ्लक्स निकालने का बहुत आसान तरीका देता है क्लोज सरफेस के थ्रू। किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखा हुआ है, मतलब रखा हुआ है, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो ही होता है उसके थ्रू। पर मैंने यहाँ अभी गॉस थ्योरम हमने किया भी नहीं, पर फिर भी मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। आपको CBSE एग्जाम में तो यही अप्रोच आपको अपनाना पड़ेगा। क्लियर इज, बहुत आसान था, जरा सी भी दिक्कत हो दोबारा देखो वीडियो को, है ना। नाउ वन मोर क्वेश्चन गाइस, वन मोर क्वेश्चन, ठीक है। देखो, गिवन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E 5 × 10⁻³ ओके, I कैप न्यूटन कूलम, तो वहां पिछले क्वेश्चन में 3 × 10⁻³ था, इस क्वेश्चन में 5 × 10⁻³ है। I कैप अगेन x डायरेक्शन में है। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर on a side whose plane is parallel to the YZ plane. Okay. So let's understand this question first. तो पहले तो देखो XYZ प्लेन बनाते हैं, X Y Z, ये X Y और Z, दिस इज क्लियर।
अब देखो, थ्रू अ स्क्वायर ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन। दोस्तों यहां पे देखो एक्स वाई जेड है, तो मैं प्लेन इस तरीके से कुछ रखूंगा, इस तरीके से कि वाई जेड प्लेन के क्या हो, पैरेलल होगा। तो स्क्वायर कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, तो स्क्वायर कुछ इस तरीके से, स्क्वायर को मैं 3D में बनाने की कोशिश कर रहा हूं, सो डोंट अंडरस्टैंड इट एज अ पैरेललोग्राम। इज दिस क्लियर? स्क्वायर है, इसका जो प्लेन है दोस्तों, प्लेन बोला है, प्लेन, एरिया वेक्टर नहीं बोला है, प्लेन बोला है, प्लेन पैरेलल है, ठीक है, तो प्लेन तो पैरेलल है, ठीक है, वाई जेड के। व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर? अच्छा, पहले तो अपन वो निकालते हैं, दो पार्ट में दिया हुआ है, पार्ट 1 करते हैं पहले। पार्ट 1, इसके थ्रू फ्लक्स निकालना है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ऐसे आई कैप में है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ऐसे आई कैप में दिया हुआ है। और इसका नॉर्मल वेक्टर बता सकते हो आप, इसका नॉर्मल किधर को होगा? इसका नॉर्मल प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर 90 का एंगल जो बना है, ये है नॉर्मल वेक्टर या एरिया वेक्टर कह लो आप। क्लियर है चीज? अच्छा, ये एरिया वेक्टर है, क्लियर है चीज? दोस्तों एरिया वेक्टर हमेशा, एरिया जो वेक्टर होता है वो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। इज दिस क्लियर? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस केस में थीटा क्या हो जाएगा? इस केस में थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, थीटा 0 की हो जाएगा भाई। जो फ्लक्स था ये कॉस थीटा डिग्री, ये कॉस थीटा, एंड थीटा वाज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर भी इधर को है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर को है, तो इस केस में थीटा तो 0 ही हुआ ना यार। इज दिस क्लियर? और cos 0 डिग्री 1 होता है, ठीक है। तो फाई किसके इक्वल आ गया? फाई ए के इक्वल आ गया। अच्छा, ए कितना दिया है? 5 × 10⁻3। अच्छा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर। अच्छा, साइड स्क्वायर देखो, मतलब 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, साइड 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी साइड जो दोस्तों साइड दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 यानी 10/100 मीटर हो जाएगा, यानी 0.1 मीटर। और इसका होल स्क्वायर एरिया होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर करोगे तो 10⁻² आ जाएगा। इज दिस क्लियर? तो यहाँ आ गया 10⁻²। यहाँ से दोस्तों 50 फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? फ्लक्स का यूनिट होता है अपना, देखो ना यार, 10 फ्लक्स का जो अपना यूनिट होता है, अभी हमने पढ़ा न्यूटन, ठीक है, मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। पहले का आंसर निकल गया, बहुत बढ़िया। सेकंड पार्ट में मूव ऑन करते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोला हुआ है? अब सेकंड पार्ट बोला हुआ है कि व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। ओके, अब प्लेन, एरिया वेक्टर नहीं, प्लेन की बात हो रही है, ठीक है। अब प्लेन की बात हो रही है। अब देखो इधर, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। दोस्तों प्लेन देखो, पहले प्लेन 90 डिग्री बना रहा था एक्स एक्सिस के साथ, एरिया वेक्टर 0 बना रहा था, पर प्लेन तो 90 डिग्री बना रहा था ना। अब बोल दिया कि क्या फ्लक्स होगा अगर प्लेन, देखो यार हमने पिछली बारी ऐसे बनाया था, तो एरिया वेक्टर तो 0 डिग्री बना रहा था, उसमें कोई शक नहीं था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, पर प्लेन तो 90 डिग्री बना रहा था, ठीक है, प्लेन तो 90 डिग्री बना रहा था। ओके, पर अब प्लेन कितना बना रहा है? अब एक्स एक्सिस के साथ जो दोस्तों प्लेन है वो बना रहा है, कलर चेंज करता है, प्लेन जो बना रहा है वो कितना एंगल बना रहा है? प्लेन खुद 30 डिग्री बना रहा है। व्हाट इट मीन्स कि अब पहले 90 बना रहा था, अब 30 बना रहा है ना, 30 दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक। 30 मतलब आप लगा लो कि कुछ ऐसा, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, ये तो 60 के आसपास होगा,
मतलब थोड़ा मैं टू द स्केल ड्रॉ करना चाहता हूँ, समझ रहे हो ना, टू द स्केल ड्रॉ करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल ही मतलब फीलिंग आने में कमी ना हो। ओके, ओके, सो सपोज एरिया है, और जब आप देखेंगे कि इसका प्लेन 30 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ थीटा 30 मत पुट कर देना, आपका आंसर गलत हो जाएगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो सेम है। इस केस में अब थीटा क्या होगा, इस केस में अब थीटा क्या होगा, समझने वाली बात एक्चुअली ये है, ठीक है, समझने वाली बात ये है। यार समझो इस चीज को, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, प्लेन ऐसे था, अब कुछ ऐसा कर दिया, अब कुछ ऐसा कर दिया, इज दिस क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स के डायरेक्शन में ही है, पर नॉर्मल का देखते हैं। अगर मैं कलर अगर यहां चेंज करूं, अगर मैं कलर क्या लूं, ब्लैक, अच्छा ब्लू लेता हूं, चलो। अब यहां पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर को ही है, ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को ही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका एरिया वेक्टर कोई बताएगा मुझे कितना होगा? एरिया वेक्टर 90 होना चाहिए, 90 पे होना चाहिए। दोस्तों प्लेन के परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर, ये 90 होना चाहिए। तो अगर ये 30 है और ये 90 है, तो देखो ना, ई इधर था, ई इधर है, ठीक है, और ए इधर है, तो ठीक है, जब आप 90 में से 30 माइनस करेंगे तो यहां पे 60 आएगा ना। तो केस 2 में थीटा एक्चुअली में 60 था, 30 नहीं था। थीटा ए वेक्टर और ई के बीच का एंगल होता है, प्लेन और ई के बीच का एंगल नहीं होता है। तो यहां से फ्लक्स क्या हो जाएगा, यहां से ई ए कॉस 60 डिग्री, देखो ई ए कॉस, अच्छा ये तो यहां से निकाल लिया था हमने, ई ए 50 आया था, अच्छा ये 1/2 कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है दोस्तों, और ये तो 50 आएगा, 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आई होप दोस्तों आपको समझ आया, ठीक है, आई होप आपको समझ आया, ठीक है, सपोर्ट करते रहिए, ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।